हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो आइए सबसे पहले ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, इसे हमारे प्रेजेंट सिचुएशन से कनेक्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा लिंक करके देखते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, फिर चाहे वो इंडियन इकनॉमी के लिए हो या फिर वो किसी और अदर इकनॉमी के लिए हो। क्योंकि हम अगर बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ आर कंट्रीज जा पा रहे हैं, हम अगर फॉरेन मार्केट के प्रोडक्ट्स को असेस कर पा रहे हैं, फॉरेन मार्केट वाले लोग हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को असेस कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी एमएनसीज जो है वो हमारे देश में आके अपने बिजनेस हाउसेस को, अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करती हैं, यहाँ पर अपने ऑपरेशंस कैरी करती हैं। वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और उसी तरीके से हमारी इंडियन कंपनीज विदेशों में जाके व्यापार कर रही हैं, अपने बिजनेस हाउसेस को ऑपरेट कर रही हैं, वो सब भी पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज अभी रिसेंटली हमारे पास एग्जाम्पल है G20 समिट का। वो G20 समिट में इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स विदेशों से हमारे देश में मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। हम भी उनके देशों में मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के लिए जाते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम एनसीईआरटी के कंटेंट की बात करते हैं कि एनसीईआरटी का कंटेंट ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या कहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं द वर्ड ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ अ रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी इंटरकनेक्शन एक से दो देशों में, दो से तीन देशों में, चार देशों में, सब देशों में कनेक्ट होता है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो जो रैपिड इंटरकनेक्शन है वो है ग्लोबलाइजेशन। अब वो इंटरकनेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज की वजह से हो सकता है, उसके अलावा एजुकेशनल एक्सचेंज की वजह से हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टूरिज्म की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये रैपिड इंटरकनेक्शन हो सकता है, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं एक और टर्म एमएनसी की, मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर इसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी कहा जा सकता है। ये वो बिजनेस होते हैं या फिर ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने बिजनेस को ऑपरेट एक से ज़्यादा देश में करती हैं। अगर हमारी कोई कंपनी विदेश में जाके व्यापार कर रही है तो हम लोग उनके लिए एमएनसी हैं, और अगर उनकी कोई कंपनी हमारे देश में आके व्यापार कर रही है तो वो हमारे लिए एमएनसी है। ऐसी बहुत सारी एमएनसीज हैं जो आपने देखी होंगी, जो विदेशी कंपनियां हैं लेकिन वो स्टैब्लिश हमारे देश में हो चुकी हैं और हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट चला रही है। उसी तरीके से हमारी भी इंडियन कंपनीज हैं जो फॉरेन मार्केट में स्टैब्लिश है और इंडियन मार्केट को वहाँ भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो कंपनीज होती हैं जो अपने बिजनेस को ऑपरेट करती हैं एक से ज़्यादा देश में, उसे एमएनसी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे देश में क्या पड़ा है। इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन का असर हमारे देश में देखने को कैसे मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हमारे देश में लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स, लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स, लेटेस्ट कैमरास और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखने को मिलते हैं जो फॉरेन कंपनीज बनाती हैं, लेकिन वो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में भी। जिसका बेस्ट एग्जांपल है आईफोन। आईफोन जो है वो आज यूथ की डिमांड में है। सब यूथ ये चाहता है, इंडियन यूथ ये चाहता है कि हमारे पास इतना पैसा हो, हमारे पास इतना अच्छा इनकम का सोर्स हो कि हम आईफोन अफोर्ड कर सकें। हालांकि आईफोन जो है वो फॉरेन कंपनी है, लेकिन तब भी इंडियन मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं
जो कि विदेशी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन उन्हें इंडियन मार्केट्स में भी अच्छी खासी डिमांड में रखा जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि विदेशी सामान, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, वो सब कुछ अब इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि हर सीजन में कोई ना कोई नई मॉडल की कार आपको इंडियन रोड पे दिख जाएगी, चाहे फिर वो कितनी ही बड़ी कंपनी की हो। लेकिन कुछ सेगमेंट हमारे देश में भी ऐसा है जो रिच लोग माने जाते हैं, जो इन कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये कार्स जो है इंडियन रोड्स पर भी दिख सकती हैं। ये भी सिर्फ किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। उसके अलावा कंज्यूमर्स जो हैं आज वो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से अवेलेबल हैं। मतलब अगर आज आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो इंडियन प्रोडक्ट्स हो या फिर वो फॉरेनर प्रोडक्ट्स हो। लेकिन आपको बहुत सारी चॉइस मिलती है जिसमें से आप अपनी चॉइस को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी चॉइस का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जगह हैं जिनमें ये एमएनसीज अपने ऑफिस को सेटअप करने में इंटरेस्टेड रहती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग कोई भी एमएनसी उठ के या एमएनसी का चेयरमैन उठ के, सीईओ उठ के ये डिक्लेयर कर ले कि मेरे को तो आज मेरा बिजनेस हाउस इस देश में खोलना है। नहीं, कोई भी एमएनसी अगर हमारे देश में आती है तो वो पूरे प्लान के साथ आती है, पूरे मार्केट रिसर्च के साथ आती है और उसके बाद अपने बिजनेस हाउस को हमारे देश में स्टैब्लिश करती है। तो अगर मैं एमएनसीज की बात करूं तो एमएनसीज ऐसे देशों को अपना बिजनेस हाउस हब बनाती हैं जिन देशों में उन्हें लेबर चीप मिले, जिन देशों में उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम आए, और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं जिन देश में उन्हें आसानी से लैंड और भी असेट्स जो है वो थोड़े सस्ते दामों पे, रीजनेबल रेट्स पे मिल जाए। वो ऐसे देशों को अपना बिजनेस हब बनाते हैं। आज अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनीज़ की, वो इंडिया में इसलिए ही आते हैं क्योंकि इंडिया में काम की कमी है, काम करने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि इंडियन जो इकनॉमी है वो है लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव हमारी इकनॉमी नहीं है। तो हमारे पास काम की कमी है लेकिन काम करने वालों की कमी नहीं है। शायद इसीलिए हम हमेशा टारगेट में रहते हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज़ के, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लेबर्स आसानी से अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ पर कम आती है क्योंकि लेबर्स को ट्रेनिंग करके आसानी से सामान बनाया जाता है और उसके बाद उसे बेचा जाता है। तो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उनकी कम आती है। एक तो वो लेबर अपने देश से लेकर आए और फिर यहाँ काम करें, और एक उन्हें वो लेबर यहीं पे अवेलेबल हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए ये सिचुएशन जो रहती है ये एमएनसीज़ के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल मानी जाती है कि ये उन्हीं देशों में जाके अपने बिजनेस सेट करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज सेट करते हैं जहाँ इन्हें लेबर चीप मिल जाए, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और इनमें जो असेट्स हैं वो भी आसानी से मिल जाए। उसके बाद हम चलते हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर आईटी सेक्टर मौजूद नहीं होता तो ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, और ग्लोबलाइजेशन अगर है तो आईटी सेक्टर का भी कोई मतलब दोनों एक दूसरे के बिना मीनिंगलेस हैं। ग्लोबलाइजेशन के बिना आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर के बिना ग्लोबलाइजेशन। तो आइए जानते हैं कि क्यों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके पीछे कारण है, सबसे पहले तो क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है देशों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में, कांटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी की वजह से इवन हम रिमोट एरियाज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो बैकवर्ड इलाके होते हैं जहाँ पर सुविधाएं अच्छी नहीं होती, टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो तो हम उन एरियाज़ को भी मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। हम ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं और फॉरेन ब्रांड्स को भी परचेज कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा आप ये बात भी बता सकते हो कि जो कल्चरल एक्सचेंज होता है हमारे देश में, मतलब हम इंडियन कल्चर से बाहर निकल के वेस्टर्न कल्चर को समझें, वेस्टर्न कल्चर वाले उस कल्चर से बाहर निकल के इंडियन कल्चर को समझें, ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज आपने देखा होगा कि फॉरेन में भी, यूएस वगैरह में भी आपको भगवान के, हमारे इंडियन गॉड के मंदिर देखने को मिल जाएंगे और उनमें डिवोटी जो होंगे वो सिर्फ हम इंडियंस नहीं, फॉरेनर्स भी होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है इस्कॉन टेम्पल्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो असर छोड़ा है इन विदेशियों पे हमारे कल्चर ने, वो पॉसिबल ही सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में भी ग्लोबलाइजेशन आ चुका है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंस्टेंट ईमेल्स भेज सकते हैं रीजनेबल कॉस्ट पे, और ईमेल सिर्फ एक ही इंसान को नहीं, एन नंबर ऑफ पीपल को भी भेजा जा सकता है। तो ये भी एक खासियत है टेक्नोलॉजी की। उसके अलावा टेक्नोलॉजी से हम शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आज घर बैठे हमें देश विदेशों की खबर मिल जाती है, हम चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हम चलते हैं एक और चीज़ पे जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट कोई भी वो चीज़ जो भविष्य में हमें रिटर्न दे, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आज अगर कोई बिजनेसमैन लैंड, बिल्डिंग, मशीन, बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो चीज़ें जो है ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट है। कैसे? क्योंकि आज अगर वो इन चीज़ों को लेकर काम कर रहा है तो भविष्य में कहीं ना कहीं यही चीज़ें इस बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी देंगी। तो वो सारी चीज़ें जिन पर हम आज पैसा लगा रहे हैं और भविष्य में वो चीज़ हमें प्रॉफिट देने वाली है या फिर रिटर्न देने वाली है, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक और टर्म आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर यही इन्वेस्टमेंट कोई बाहर की कंपनी आके हमारे देश में करती है, मतलब बाहर से आए और बाहर से आके हमारे देश में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सब खरीदा और अपना बिजनेस सेट किया, तो इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगर कोई हमारे ही देश की कंपनी वाला ये काम करता है कि चीज़ें खरीद के बिजनेस स्टैब्लिश करता है, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर की कंपनी वाला आके ये सारे काम करता है तो इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इसके अलावा इसको कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चीज़ का ध्यान रखना है, लिबरलाइजेशन। देखिए, लिबरलाइजेशन क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की लिबर्टी आ जाती है या फिर लीनियंसी आ जाती है। पहले क्या होता था, पहले सामान को विदेशों में पहुंचाने में, विदेश से सामान लाने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे। इतनी आसानी से आप विदेशों से सामान नहीं ला सकते थे और इतनी आसानी से आपके देश से भी सामान विदेश नहीं जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, ट्रेड बैरियर्स जो है उनको थोड़ा कम कर दिया है, टैक्सेस को थोड़ा कम कर दिया है, जिससे आसानी से सामान इधर से उधर और उधर से इधर जा सके। इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। उसके बाद ट्रेड बैरियर की बात करते हैं। तो ट्रेड बैरियर जो होता है वो सरकार इसलिए लगाती है जिससे कुछ चीज़ों के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे विदेश से कोई सामान आ रहा है तो उस पर ट्रेड बैरियर इसलिए लगाया जाता है जिससे वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे देश में ना आ जाए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आए, जिससे वो सामान भी देश विदेश से यहाँ आ जाए और हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को भी कोई लॉस ना हो। इसलिए थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन हमारी सरकार हमेशा लगाती है इंपोर्ट ऑफ कुछ गुड्स पे। वो इसलिए जिससे हमारा होम मार्केट भी प्रॉस्परस बने और उसके अलावा विदेशों का सामान भी हमारे देश में आके बने, लेकिन थोड़ी बहुत रोक लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर हर चीज़ ही विदेश से आएगी तो फिर हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा, ये चीज़। उसके अलावा हम बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे इस्टेब्लिश ही इसी एम से किया गया है जिससे
देश जो हैं उनमें आपस में व्यापारिक संबंध जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो सके और व्यापार के बेसिस पे लोग एक दूसरे से या फिर देश एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। इसलिए डब्ल्यूटीओ की इस एम के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इस एम के साथ स्थापना की गई थी। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ ने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं खुद के। तो जो कंट्रीज़ डब्ल्यूटीओ की मेंबर्स होती हैं वो सारी कंट्रीज़ दे आर अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय डब्ल्यूटीओ। आप डब्ल्यूटीओ के रूल्स की ब्रेक नहीं कर सकते, आप डिसोबे नहीं कर सकते, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप मेंबर कंट्री हैं डब्ल्यूटीओ के तो डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है यू आर अबाइड बाय इट और आपको वो फॉलो करने ही है। अगर मैं डेटा की बात करूँ 2016 जुलाई की, तो नियर अबाउट 165 कंट्रीज़ आज तक डब्ल्यूटीओ की मेंबर्स हैं, जिसमें से 25 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स भी हैं और नियर अबाउट 165 कंट्रीज़ जो हैं वो डब्ल्यूटीओ की मेंबर्स हैं। उसके अलावा एमएनसी जो है वो अपनी कॉस्ट को 60 to 70% कैसे रिड्यूस कर लेती है। देखो एमएनसी हमारे देश में आके इस्टेब्लिश होती हैं, लेकिन तब भी ये कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये 50 to 60% लूज़ हो जाती है। मतलब ये बहुत सस्ते दामों पे सामान तैयार करवा लेते हैं और फिर बहुत बड़े अच्छे प्रॉफिट पर उन्हें और देशों में बेचते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये वो काम उसी देश से करवाते हैं जो देश इस काम में एक्सपर्ट है। जैसे सपोज प्रोडक्शन में चाइना बहुत एक्सपर्ट है, तो आपने अपना प्रोडक्शन का काम चाइना से करवा लिया। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, टेक्निकल जो चीज़ें हैं, कस्टमर केयर सर्विस है, उसमें इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया में यूथ की स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। टेक्निकली इंडिया का नो हाउ बहुत अच्छा है, तो ये सारे काम इंडिया से करवा लो, कस्टमर केयर सर्विस वगैरह के। मार्केट जो है वो आपको यूरोप में बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है। तो पब्लिसिटी के लिए यूरोपियन मार्केट एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है। तो अगर आप सारी चीज़ें अलग अलग देशों से करवाओगे जिन चीज़ों में वो पर्टिकुलर देश एक्सपर्टीज़ है, तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 to 60% बच जाती है। और यही दिमाग लगाती है ये एमएनसीज, और इस तरीके से एमएनसीज जो हैं वो 50 to 60% अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लेती हैं, क्योंकि ये उन्हीं देशों से काम करवाती हैं जिस पर्टिकुलर काम के लिए उस देश की कोर कॉम्पिटेंसी है या फिर वो देश जो है वो एक्सपर्ट है। ऐसे ये एमएनसीज काम करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमएनसीज अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करती हैं? एमएनसी अपने प्रोडक्शन को ऐसे कंट्रोल करती है कि ये लोकल प्रोड्यूसर्स से अपना सामान बनवाती है और सामान बनने के बाद उस पर अपना ब्रांड नेम लगा के बेचती है। तो इनके प्रोडक्शन पर इनका पूरा कंट्रोल रहता है, इनको ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ता। लोकल मार्केट में सामान तैयार करवाओ, लोकल मार्केट से सामान तैयार हुआ, उसके बाद अपना ब्रांड नेम लगाओ और उसे हायर प्रॉफिट्स पे बेचो। ये काम ये एमएनसीज करती हैं और इसी तरीके से ये एमएनसीज जो है अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल भी करती हैं। उसके बाद हम चलते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड टेक प्लेस। अब देखिए, जो फॉरेन ट्रेड है, जो फॉरेन व्यापार है, उसका लिबरलाइजेशन कैसे हुआ? उसका लिबरलाइजेशन कैसे हुआ? आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को कुछ साल बाद ये लगा कि अब एक देश, हमारा देश ऐसी स्थिति में आ चुका है कि अब हम फॉरेन मार्केट से कंपटीशन कर सकते हैं। ये बात इंडियन गवर्नमेंट के दिमाग में आई आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जब देश पार्टीशन के बाद थोड़ा ट्रैक पे आया, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अब हमारा देश इस लेवल पर तो पहुंच गया है कि फॉरेन मार्केट से compete करें। तो 1991 के अराउंड इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने ओपन कंपटीशन का ऐलान किया। ओपन कंपटीशन मतलब ये
कि अब फॉरेन मार्केट वाले भी हमारे देश में आके हमसे compete कर सकते हैं और हम भी फॉरेन मार्केट में जाकर compete करें। इससे देखिए एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी के साथ कंपटीशन में उतरते हैं तो हम अपने आप ही अपनी परफॉर्मेंस, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। यही विश्वास इंडियन गवर्नमेंट का था कि जब इंडियन प्रोड्यूसर्स फॉरेन मार्केट में उतरेंगे तो उनकी क्वालिटी, उनकी परफॉर्मेंस अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा ये कहा गया कि इस तरीके से लिबरलाइजेशन आया फॉरेन ट्रेड में, हमारा वहाँ जाना, उनका वहाँ से यहाँ आना थोड़ा लिबरलाइज, थोड़ा लीनियंट कर दिया गया, जिससे आपस में एक दूसरे से कंपटीशन किया जा सके और इस तरीके से लिबरलाइजेशन आया फॉरेन ट्रेड में। उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड बैरियर क्यों लगाती है। तो हमारी सरकार या फिर किसी और देश की भी सरकार ट्रेड बैरियर इसलिए लगाती है जिससे फॉरेन ट्रेड को थोड़े लेवल पर डिक्रीज़ किया जा सके, क्योंकि अगर सारी चीज़ें ही फॉरेन ट्रेड से ही आएंगी जाएंगी तो हमारे देश के लोकल मार्केट का क्या होगा, सबसे पहली चीज़। उसके बाद कौन सा गुड कौन सी क्वांटिटी में, किस नेचर का गुड देश में आना चाहिए, किस क्वांटिटी में आना चाहिए, उसके लिए भी ट्रेड बैरियर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, फॉरेन ट्रेड को थोड़े लेवल पे डिक्रीज़ करने के लिए ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। दूसरी चीज़, कौन सा गुड कौन सी क्वांटिटी में देश में आएगा, देश से जाएगा, उसके लिए भी ट्रेड बैरियर लगाना ज़रूरी है, जिससे हमारा होम मार्केट जो है वो भी प्रॉस्पेरिटी को छुए और हमारा होम मार्केट भी फ्लरिश हो सके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की हमने पहले भी बात करी थी, तो इसमें आप कुछ पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन आता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी प्रॉपर यूज़ हो पाता है, बहुत सारे टूरिज्म बढ़ता है देश का। उसके अलावा वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हम अवेलेबल हो पाते हैं, हमारा कंपटीशन, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी क्वालिटी सब कुछ एनहेंस होती है। तो ये भी आप इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। देखिए किसी भी देश में ग्लोबलाइजेशन आना बहुत आसान है, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन फ्री है कि नहीं है या फिर फेयर है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश में ग्लोबलाइजेशन का रिज़ल्ट तभी दिखेगा जब वो ग्लोबलाइजेशन फेयर होगा, जब वो ग्लोबलाइजेशन फ्री होगा। अगर उस ग्लोबलाइजेशन में फेयरनेस नहीं है तो वो ग्लोबलाइजेशन भी देश में इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दिखा पाएगा। जैसे कि लेबर लॉस को प्रॉपरली अप्लाई किया जाए, लेबर लॉस को फॉलो किया जाए जिससे लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वर्कर्स को अपने राइट मिलने चाहिए, वर्कर्स के जो अधिकार हैं, वर्कर यूनियंस के जो अपने अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। उसके अलावा स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, उन्हें भी मेन स्ट्रीम्स में आने का पूरा मौका देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉपर यूज़ ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके व्यापार का प्रॉपर यूज़ किया जाए जिससे प्रॉस्पेरिटी देश में हर जगह आए और सबके लिए आए, चाहे वो बिग प्रोड्यूसर्स हो चाहे वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हो। उसके अलावा लीस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स, और कस्टमर का बहुत लीस्ट एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर का लीस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा तो ही कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ हैप्पी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर्स जो चाहते हैं वही मार्केट में बिके, इससे ही मार्केट की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन चैप्टर। ये पूरा कंटेंट जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो सब एनसीईआरटी का कंटेंट था। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यू करें प्रॉपर तरीके से सारे लेक्चर्स को और कमेंट करें। आपका सपोर्ट हमेशा नीडेड है। थैंक यू सो मच।